कुछ चीज़ें न्यूरोसर्जरी पॉइंट से बड़े ज़रूरी है कि उनको बिल्कुल भी इग्नोर ना किया जाए। हम दो चीज़ें डिस्कस करते हैं ट्रामा के मरीज़ में। पहले तो वो इवेंट्स जो ट्रामा के दौरान हो चुका है, जितना उसको इंजरी हो चुकी है। तो माइग्रेन का मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ। जो सर की दर्द की कई किस्में हैं, तो उसमें माइग्रेन भी एक किस्म है। अक्सर लोगों को और किस्में होती है, वो उसको माइग्रेन समझते हैं। तो माइग्रेन के कुछ ख़ास अलामात है। न्यूरोसर्जरी इज़ ऑलवेज चैलेंजिंग। तो आप न्यूरोसर्जन जहाँ पर भी हो, अगर वो सुन रहे हैं, तो उन सबको पता है कि हमारा फील्ड हाई रिस्क फील्ड है। और दूसरी दफ़ा मैं अपने सगे मामू की एक कमर की सर्जरी कर रहा था, क्योंकि उनकी जो बैगन थी वो भी ऑपरेशन थिएटर के अंदर आ गई कि कहीं ऐसा ना हो। और जब मैं सर्जरी करने लगा तो आवाज़ लगाई कि ऐसा नहीं है कि आपका मामू है आते हुए पैरालाइज हो। तो न्यूरोसर्जन दुनिया में या जितने भी डॉक्टर्स, वो कभी भी अपने मरीज़ का ऐसा नहीं चाहते कि उनके मरीज़ को कोई भी नुकसान पहुँचे। यहाँ मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ। ये आजकल बहुत ज़्यादा मेरे पास बच्चे आ रहे हैं जिसके कमर पे दाने या पौड़े उसको हम कहते हैं, और अक्सर उनके सर भी बड़े, पैदाइशी तौर पे उनके सर बड़े होते हैं। तो ये जो माए फोलिक एसिड की गोलियाँ नहीं खाती प्रेगनेंसी से पहले, तो उनके बच्चों में पाया जाता। मैंने रखा था तुझे दिल में खुदा के बदले, मैंने रखा था तुझे दिल में खुदा के बदले, तू वो माबूद के मस्जूद पे माइल ही नहीं। Assalamualaikum, it's me Bakhtavar Taj, your new host of Cast Junction, where we react, review, and make podcast. Today we have a very special guest among us, जिन्होंने ना सिर्फ अपनी सिटी के लिए काम किया है बल्कि पाकिस्तान और इंटरनेशनली भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। आज हमारे दरमियान जो डॉक्टर हैं वो डॉक्टर वासिफुल्लाह हैं, जिन्होंने बहुत ही यंग एज में 1.5 साल के अंदर 1200 सर्जरीज का रिकॉर्ड भी किया है। सबसे पहले हम उनको वेलकम करते हैं अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वालेकुम कैसे हैं? सलाम, कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सर थोड़ा सा आप, मैं चाहती हूँ कि अपना इंट्रोडक्शन दे दें इनको। Thank you so much for the invitation here at the Cars Junction. My name is Dr. Wasifullah. I'm a consultant neurosurgeon और यहाँ एबटाबाद सिटी में मैं जिना इंटरनेशनल हॉस्पिटल में एज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट न्यूरोसर्जरी काम कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैंने अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह 1200 प्लस सर्जरीज कर चुका हूँ 1.5 साल में, जिसमें ब्रेन और स्पाइन स्पेशली मेरा टारगेट्स है, और पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जरी को मैं कर रहा हूँ। सर इसके अलावा आप इंटरनेशनली भी जाते हैं, काफ़ी आपने इंटरनेशनली भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की है, उसके बारे में कुछ बताना चाहिए। एक्चुअली न्यूरोसर्जरी इज़ एन इमर्जिंग साइंस, तो उसके लिए आपको कोलैबोरेशन करना पड़ता है। तो जितने भी बाहर के डॉक्टर्स होते हैं, स्पेशली द न्यूरोसर्जन, वो हम इन कम्युनिकेशन रहते हैं, और जो भी एडवांस प्रोसीजर आते हैं हमारी डिस्कशन होती है। एंड इंशाल्लाह इन नवंबर आई एम गोइंग टू लंदन, वहाँ पे भी मेरी अटैचमेंट है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन में। तो ये रूटीन में हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। अच्छा सर, आप हमें ये बताएं कि कौन से ऐसे वार्निंग साइंस होते हैं जो इंसान को इग्नोर नहीं करने चाहते हैं। समटाइम ऐसा होता है ना कि हेड में कोई इंजरी होती है, उसके बाद आपको पेन होना शुरू हो जाता है। तो ऐसी कौन सी साइंस है या वार्निंग्स हैं जो हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए? कुछ चीज़ें न्यूरोसर्जरी पॉइंट से बड़े ज़रूरी है कि उनको बिल्कुल भी इग्नोर ना किया जाए, जिसमें परसिस्टेंट हेडेक है कि किसी को चोट लगने के बाद शदीद दर्द का सामना हो, या उनकी नज़र चली जाए, या उनको झटके आना शुरू हो जाए, या उनके जिस्म के किसी हिस्से में कमज़ोरी आए। तो ऐसे मरीज़ों को पिलपोर किसी भी टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में जाना चाहिए, और अपना एक सीटी स्कैन करना ज़रूरी मैं समझता हूँ कर लें। सर फिर जब आप सर्जरीज करते हैं तो सर्जरीज के बाद एक इंसान की लाइफ में उसकी सर्जरी के बाद क्या फिर असरात होते हैं, उसकी मोटर स्किल्स पर, उसकी मेमोरी पर और उसकी पर्सनैलिटी पर क्या इम्पेक्ट पड़ता है इस सर्जरी का? ये डिपेंड करता है कि आप ब्रेन या स्पाइन की सर्जरी कर रहे हैं, ठीक है। तो ज़ाहिरी बात है, अगर ट्रामा में हम दो चीज़ें डिस्कस करते हैं ट्रामा के मरीज़ में। पहले तो वो इवेंट्स जो ट्रामा के दौरान हो चुका है, जितना उसको इंजरी हो चुकी है, तो वो तो रिकवरेबल नहीं होती। लेकिन जो उसके बाद जब मरीज़ हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो हम सेकेंडरी इंजरीज़ को रोकने की कोशिश करते हैं। तो ये डिपेंड करता है सिविरिटी ऑफ इंजरीज़ पे। तो डॉक्टर्स की तो यही कोशिश होती है कि मरीज़ जितना मिनिमल मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी हो तो हम उसको रोक सकें। लेकिन ये मैं सबको कहता हूँ कि यार जितने भी ये मोटरसाइकिल वाले हैं या जितने भी गाड़ी चलाने, वो अपना सीट बेल्ट का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि उससे आपके जो
ये मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी जो ख़ुद अगर कोई बंदा अपाहिज हो जाए एक एक्सीडेंट के बाद, तो ये एक बहुत बड़ी बर्डन होती है, एक तो ख़ुद अपने आप के ऊपर और फिर सोसाइटी के ऊपर भी। तो ये मेरा एक रिक्वेस्ट है सबसे कि जितने भी बाइक राइडर है या जितने भी गाड़ी चलाने वाले, वो अपना सीट बेल्ट ज़रूर पहना करें। सर आजकल एक चीज़ बहुत कॉमन है यूथ में, और वो है माइग्रेन। हर तीसरे दूसरे यंगस्टर को, चाहे वो छोटी एज का हो बड़ी एज का हो, उसको माइग्रेन हो रहा है। तो सर आप इस बारे में भी थोड़ा सा ऑडियंस को बताएंगे, थोड़ी सी अवेयरनेस देंगे कि माइग्रेन हमें क्यों होता है, और इसमें एक स्टेज ऐसी आती है माइग्रेन में कि उसमें आपको वॉमिट वगैरह होना शुरू हो जाती है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? एक्चुअली माइग्रेन जिसको ज़्यादातर सोसाइटी में लोगों को है, पहले तो माइग्रेन को डायग्नोस करना बड़ा ज़रूरी होता है। उनके कुछ ख़ास चीज़ें होती हैं जिसको देख के हम डिसाइड करते हैं कि ये माइग्रेन का दर्द है, ठीक है। तो माइग्रेन का मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ। जो सर की दर्द की कई किस्में हैं, तो उसमें माइग्रेन भी एक किस्म है। अक्सर लोगों को और किस्में होती है, वो उसको माइग्रेन समझते हैं। तो माइग्रेन के कुछ ख़ास अलामात है जिसमें सर के आधे हिस्से पे दर्द आना, कभी एक साइड पे जाता है, कभी दूसरे साइड पे जाता है, और जब भी दर्द आता है तो आंखों से पानी आना या नाक से पानी आना, ये उनके साथ पाया जाता है। और जब उसकी शिद्दत बढ़ जाती है तो उनके साथ अक्सर दिल ख़राब भी होता है। तो ये तो टिपिकल माइग्रेन के सिम्टम्स है। तो माइग्रेन स्पेशली जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, स्पेशली न्यूरोसर्जन के पास, तो उनका सवाल ये नहीं होता कि मुझे माइग्रेन है, या वो समझते हैं कि सर का दर्द है तो शायद मुझे सर में रसोली ना हो। तो ये हर इंसान के जहन में, जो भी एजुकेटेड पर्सन है, तो उनके जहन में एक बात आती है कि यार कहीं मुझे रसोली तो नहीं, क्योंकि रसोली में के साथ भी सर का दर्द होता है। तो उनको हम यही बताते हैं कि जितने लोग हैं, ये एक अवेयरनेस मैसेज मेरी तरफ से आप माइग्रेन के पेशेंट्स या जिसको भी सर का दर्द हो, जिनको भी 6 महीने से ज़्यादा अरसे का दर्द रहे, तो एहतियातन वो अपने एक CT स्कैन करवा दें, क्योंकि ये क्रॉनिक प्रोसेस होता है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें एक्सक्लूड हम कर लेते हैं। सर आपने अपने कैरियर में बहुत यंग एज में 1200 सर्जरीज की हैं, तो सर आपके कैरियर की सबसे जो डिफ़िकल्ट सर्जरी है, वो अगर आप हमारे साथ थोड़ा शेयर करना चाहें एक्सपीरियंस उसका। न्यूरोसर्जरी इज़ ऑलवेज चैलेंजिंग, क्योंकि आप जब ब्रेन को ऑपरेट करते हैं, व्हेन यू आर ऑपरेटिंग ऑन अ ब्रेन, सो वहाँ पे ये रिस्क होता है मरीज़ के मरने का, क्योंकि दिस अ वेरी हाई रिस्क प्रोसीजर। और अगर हम स्पाइन की बात करें तो वहाँ पैरालिसिस का ख़तरा होता है। तो आप न्यूरोसर्जन जहाँ पर भी हो, अगर वो सुन रहे हैं, तो उन सबको पता है कि हमारा फील्ड मतलब हाई रिस्क फील्ड है। तो मेरे 2-3 दफ़ा ऐसे हुआ। एक तो एक पेशेंट था, यंग पेशेंट था, दैट वाज 17 ईयर ओल्ड, और मेरे गांव के थे, और उनका रसोली दिमाग के ऐसे हिस्से पे थी जिसको निकालने के साथ उनको पैरालिसिस और डेथ के चांसेस थे। और वे फिर आगा खान चले गए। उन्होंने कहा कि यार 50 लाख रुपए आप जमा करेंगे, फिर हम इनकी सर्जरी करेंगे। और वो ऑन रिकॉर्ड है, वो वीडियोस भी मेरे पास है उनके। और तो फिर मेरे पास जब आए, तो एक तो वो लोग गरीब थे, तो फिर उनकी मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरी की यहाँ जिना इंटरनेशनल हॉस्पिटल एबटाबाद में। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पेशेंट सर्वाइव भी कर गए और उनको पैरालिसिस से हमने बचाया। लेकिन इट वाज़ अ वेरी हाई रिस्क फॉर मी एज़ वेल, क्योंकि अपने गांव का मरीज़ था, और फिर वो एज भी ऐसी थी। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दैट वेंट सक्सेसफुली, एंड अच्छा अभी मरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह सर्वाइव कर रहा है और अपने ट्रीटमेंट पे है। और दूसरी दफ़ा मैं अपने सगे मामू की एक कमर की सर्जरी कर रहा था, तो वो थोड़ा सा इस वजह से मेरे लिए टेंशन की बात थी, क्योंकि उनकी जो बेगम थी वो भी ऑपरेशन थिएटर के अंदर आ गई कि कहीं ऐसा ना हो। और जब मैं सर्जरी करने लगा तो आवाज़ लगाई कि ऐसा नहीं है कि आपका मामू है आते हुए पैरालाइज हो। तो वो है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो सर्जरी भी सक्सेसफुल रही। तो न्यूरोसर्जन दुनिया में या जितने भी डॉक्टर्स हैं, वो कभी भी अपने मरीज़ का ऐसा नहीं चाहते कि उनके मरीज़ को कोई भी नुकसान पहुंचे। यहाँ मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ, अक्सर मरीज़ की डेथ हो जाती है या मरीज़ को कुछ हो जाता है तो लोग आके अस्पतालों में शीशे तोड़ते हैं, डॉक्टरों के साथ बदतमीज़ी करते हैं। लेकिन ये मैं वसूख से कह सकता हूँ कि दुनिया में कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं है जो कभी भी अपने मरीज़ को हार्म करना चाहता हो। सर आजकल बहुत से बच्चे ऐसे मैंने देखे हैं जो पैदाइश के बाद जिनके कमर पर दाने होते हैं, बहुत ज़्यादा दाने होते हैं, तो वो आजकल इस तरह की बर्थ क्यों हो रही हैं बच्चों की, तो काइंडली आप वो भी इसकी थोड़ी अवेयरनेस बताएंगे। ये आजकल बहुत ज़्यादा मेरे पास बच्चे आ रहे हैं जिसके कमर पे दाने या पौड़े उसको हम कहते हैं,
और अक्सर उनके सर भी बड़े, पैदाइशी तौर पे उनके सर बड़े होते हैं। तो ये जो माएँ फोलिक एसिड की गोलियाँ नहीं खाती प्रेगनेंसी से पहले, तो उनके बच्चों में पाया जाता है। तो ये लोकल बीएचयूज़ पे ये गोलियाँ अवेलेबल है, और अगर आप इसकी कॉस्ट देखें तो 30 से 40 रुपए पे ये डब्बी मिलती है। तो मेरा सब माओ से, जितने भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्रेगनेंसी से 1 महीना पहले और प्रेगनेंसी के दौरान 3 महीने तक फोलिक एसिड की गोलियाँ ज़रूर खाएं, क्योंकि ऐसे बच्चे जिसके कमर पे फोड़े दाने निकलते हैं तो वो फिर उसमें माजूरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे बच्चे ना तो ठीक तरह से उसकी नशोनुमा हो सकती है, और ना वो आईक्यू और उनका ब्रेन डेवलप होता है। तो ये एक बर्डन होता है सोसाइटी के ऊपर भी, फैमिलीज़ के ऊपर भी, क्योंकि अब आज बच्चे को फिर लाइफ लॉन्ग उसका ख्याल रखना, उसको फिर टेक केयर करना बड़ा मुश्किल होता है पेरेंट्स के लिए। और सर एक और चीज़ जो देखी जाती है, फिट्स का पड़ना, चाहे वो बच्चे हों, यंगस्टर हों या फिर बड़ी एज के हों, तो वो किस लिए लाइक होते हैं फिट्स? फिट्स या झटकों की बीमारी, जी हाँ। ये उनके कई वजूहात हैं, जिसमें कुछ झटके तो ऐसे होते हैं जिसमें हम अगर इसकी सिटी स्कैन या एमआरआई करते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल आती है। तो ऐसे लोग जो जिनको ये मसला है, उनका तो इलाज सादा सा है। उनको हम सिंपल जो झटकों की बीमारी के जो गोलियां होती है उन पे लाइफ लॉन्ग डाल देते हैं। लेकिन वो लोग जिनकी कोई काज मालूम है, जैसे ट्यूमर की वजह से है, या सर में कोई वेस्कुलर पैथोलॉजी है, या कोई इन्फेक्शन के बाद उनको ये झटके आना शुरू, तो फिर उसको प्रॉपरली ट्रीट किया जाता है, क्योंकि झटकों की दवाइयों के साथ साथ उनकी हम सर्जरीज भी करते हैं। और सर एक और शाटिका, ये बड़ी कॉमन है आजकल बीमारी। शियाटिका, जिसको हम अरकुन्निसा जी बिल्कुल। कहते हैं, तो ये बहुत कॉमन है एक्चुअली। आजकल हमारी जितनी भी सोसाइटी है, अगर हम ले लें तो हमारे सन एक्सपोजर तो है नहीं, और विटामिन डी डिफिशिएंसी है, मिनरल डिफिशिएंसी है, जिसकी वजह से जो लोग हैवी वेट काम करते हैं, या जो माए जो माल नरिश है, तो उनकी जो डिस्क है वो स्लिप हो जाती है। ठीक है, तो उसकी वजह से उनकी रगें कमर की दब जाती है, और उनके टांगों में कमर से दर्द शुरू होता है और नीचे टांगों में आता है। तो इसको हम अरकुन्निसा कहते हैं। तो फिर उसकी हम जो मैं कर रहा हूँ, मैं 2-3 तरह से उनका इलाज करता हूँ। कुछ की तो हमें सिंपल दवाइयाँ दे देते हैं, साथ में फिजियोथेरेपी का कहते हैं कि आप फिजियोथेरेपी। लेकिन कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं जो फिजियोथेरेपी और इन चीज़ों से ठीक नहीं होते, बल्कि हम सर्जरी करते हैं। तो सर्जरी हार्डली 10 से 15-20 मिनट का प्रोसीजर होता है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा सर्जरीज मैं कर चुका हूँ, और मैंने आपको पहले बताया अपने सगे मामू का भी किया है। जी तो बिल्कुल। इंशाल्लाह उससे डरने की कोई ज़रूरत। बात एक मिथ है लो सोसाइटी में कि यार अरकुन्निसा का ऑपरेशन ना करें, लेकिन मैं कहता हूँ अरकुन्निसा का ऑपरेशन ज़रूर किया करें अगर आपको ज़रूरत है, इंडिकेटेड है। अगर आपकी एमआरआई और आपकी क्लिनिकल चीज़ें ये बताती है कि आपको ऑपरेशन का ज़रूरत है, तो डेफिनेटली यू गो फॉर सर्जरी। लेकिन इसके साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा किसी एक्सपर्ट बंदे से करवाएं। बिल्कुल, जैसे कि आप सर। और सर लाइक कमर दर्द में और शटीका में क्या डिफरेंस है? लाइक अब मैं अपनी अगर एग्जांपल दूं तो सम टाइम मुझे भी बैक में बहुत पेन होता है, और लाइक सम टाइम ऐसे ही फील होता है कि कहीं मुझे भी तो शटीका तो नहीं हो गया इस तरह की। शियाटिका का जो दर्द है वो कमर, उसकी पहली बात, वो कमर से दर्द शुरू होगा और टांग के पिछले हिस्से में आएगा। अगर कोई दर्द कमर से शुरू होता है, टांग के पिछले हिस्से में आता है, या पाँव के जो उंगलियां है सामने से यहाँ तक आता है, तो उसको हम शियाटिका कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर ऐसा दर्द जो सिंपल अपनी कमर की किसी हिस्से एक जगह पे रुका हो लेकिन नीचे टांग में नहीं आता, तो उसमें तकरीबन 60-70% चांसेस है कि वो शियाटिका का दर्द नहीं है, वो आम कमर का दर्द है। क्योंकि कमर में हड्डियाँ भी है, वहाँ पे मसल्स भी है, बहुत सारे लिगामेंट्स भी है, तो उनकी वजह से भी अक्सर कमर में दर्द रहता है। और सर सम टाइम कुछ ऐसे लोग मैंने देखे हैं या मुझे लाइफ में मिले हैं जिन्होंने बताया कि उनकी जो टांग की वेन है उन पे खिंचाव होना शुरू हो जाता है। अक्सर वो किस वजह से, वो वीकनेस से होता है या फिर वो भी कुछ? ये शियाटिका तो उनको हम नहीं कहते, उसको हम लंबर स्टीनोसिस कहते हैं। वो अक्सर ये होता है कि कमर के अंदर जो रगे होती है वो तंग हो जाती है, तो उनकी वजह से फिर टांगों में पीछे से खिंचाव आता है, तो उनकी भी हम सर्जरीज रूटीन में करते हैं। और ये ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट और ओल्ड एज ऐसे लोगों में ज़्यादा होता है। लेकिन मैंने शुगर कुछ के साथ यंगस्टर्स में भी ये चीज़ देखी है, तो यंगस्टर में है, लेकिन वो बहुत मिनिमल होगा।
और सर आप जैसे कि सर्जरीज करते रहते हैं, डेली की आपकी सर्जरी होती है, आप काफ़ी फेमस सर्जन भी हैं, तो उसमें ओटी की जो सफाई है उसके बारे में आप मुझे बताएं कि वो कितनी होनी चाहिए, मतलब एज़ फार एज़ द क्लीननेस ऑफ अ हॉस्पिटल इज़ कंसर्न, सो मैं कहता हूँ इस पे कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिरी बात है मरीज़ ऑलरेडी एक ट्रामा से गुजरेगा, एक सर्जरी से गुजरेगा, तो उसमें चांसेस ऑफ इन्फेक्शन वैसे भी हाई होते हैं। तो ऑलरेडी एक जगह गंदी और गंदी जगह पे आप उसका ऑपरेशन करेंगे तो फिर तो उसमें चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। और इसके साथ सिर्फ ये नुकसान नहीं होता कि वो मरीज़ इन्फेक्ट होगा, उसका नुकसान डॉक्टर भी उस बेचारा भी वो भी डिफेम हो जाता है, फिर वो हस्पताल भी डिफेम हो कि यार इस पर इन्फेक्शन का रेट ज़्यादा है, फिर मरीज़ के ऊपर उसके लिए एंटीबायोटिक लगाने के और कॉस्ट बढ़ जाती है। तो उससे बेहतर ये है कि आप अपने ओटी स्टाफ को प्रॉपरली ट्रेन करें, अपने वार्ड्स को प्रॉपरली साफ रखें। इवन जो क्लास 4 से लेके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी जो भी बनती है उसमें इसके ऊपर फुली कंसंट्रेशन के साथ कोई भी इदारा हो सफाई पे कोई कंप्रोमाइज़ ना करे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी हस्पताल के लिए, उसकी क्लीननेस। सर आजकल जो है छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, बड़े से बड़े बच्चा, वो जो है वो मोबाइल एडिक्ट है, तो उसका हमारी ब्रेन के ऊपर लाइक क्या इफ़ेक्ट हो रहा है? हर वक्त उनके हाथ में फ़ोन होता है और फिर वो रेज उनके माइंड पे चल। देखिए अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया हुआ है, रात को सोने के लिए बनाया है, दिन को जागने के लिए। तो जो सूरज की रोशनी में वाइट लाइट होती है ये आपके दिमाग को एक्टिवेट रखती है, ठीक है। तो वहाँ जब रात हो जाती है तो वो लाइट ख़त्म हो जाती है तो बंदे को नींद आती है। तो दिमाग के अंदर एक जगह है जिसको पाइनियल ग्लैंड कहते हैं, तो वहाँ से हार्मोन्स मेलाटोनिन रिलीज़ करता है। तो मुझे एक बात बताए, अगर आप रात को के टाइम मोबाइल वाइट लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका दिमाग उसको सेंस करता है कि रोशनी है, तो मेलाटोनिन रिलीज़ नहीं करता। तो जब मेलाटोनिन रिलीज़ नहीं करता तो आपको फिर रात को नींद नहीं आती जब आप स्क्रीन यूज़ करते हैं। तो इसलिए मोबाइलों में अगर आप लोग देख ले तो उसमें एक ऑप्शन दिया गया है कि यार ऑन करे वो येलो लाइट को। तो येलो लाइट फिर भी आपको ये दिमाग को ये मैसेज नहीं देती कि यार दिन है। तो जो लोग वाइट लाइट के साथ मोबाइल स्क्रीन यूज़ करते हैं उनके लिए तो वो मेलाटोनिन रिलीज़ ही नहीं होता, तो वो फिर स्लीप डिप्रिवेशन में जाते हैं, उनकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होती है। और जब स्लीप डिस्टर्ब होती है तो आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स और बहुत सारी चीज़ें बच्चों में, बड़ों में, सब में आ जाती है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी नींद का ख़ास ख्याल रखा करें, क्योंकि नींद कम होने की वजह से आपको ब्लड प्रेशर, शुगर और इवन कार्डियक बीमारियां आजकल बहुत ज़्यादा ड्यू टू डिप्रिवेशन ऑफ स्लीप हो रही है। तो दिस इज़ अ रिक्वेस्ट फॉर ऑल टू हैव अ गुड स्लीप। अच्छा सर, अपार्ट फ्रॉम मेडिकल फील्ड, ठीक है, अब थोड़ा सा कुछ पर्सनल पूछ लेते हैं, इतना नॉट टू मच पर्सनल बट कुछ पर्सनल चीज़ें, ठीक है। अगर आप न्यूरो सर्जन ना होते तो फिर डॉक्टर वासिफ क्या होते? मैं फिर मॉडल होता। वो तो माशाल्लाह आप हैं ऑलरेडी। तो मैं फिर किसी फिल्म या उस ड्रामे में काम करते नज़र आता। और सर आपकी लाइक जो है हॉबीज़ वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत बताएं। आई नो, लेकिन थोड़ी बहुत आप ऑडियंस को भी थोड़ा बहुत बताएं अगर। हॉबीज़ के बारे में अगर मैं बताऊं तो मुझे पहाड़ों से इश्क है। मैं शोर शराबे से डरता हूँ और तंग होता हूँ। ये मैं ये अक्सर इस्लामाबाद या लाहौर जाता हूँ, वहाँ मैं तंग होता हूँ। तो मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ पहाड़ी इलाके, नारान चला गया, शोगरान चला गया, और हाइकिंग मेरी सबसे बड़ी हॉबी है। इसके अलावा मैं बैडमिंटन का अच्छा प्लेयर हूँ और साथ में थोड़ी स्विमिंग भी आती है और थोड़ा सा किताबें पढ़ने का शौक़ है शेर व शायरी का तो शौक है और थोड़ी बहुत शेर व शायरी भी कर लेते हैं। अच्छी खासी अच्छी आती है आपको शेर व शायरी भी? ये कॉलेज के ज़माने से था, क्योंकि जब मैं खैबर मेडिकल कॉलेज में था तो हमारी एक सोसाइटी होती थी, तो उनके हम मेंबर्स थे, तो उधर से ही हमें ये शौक़ पड़ा है। आज ज़रा उस शौक के, वो जो आपका शौक है उसको हम दोबारा से ज़िंदा करते हैं ना, तो चलें डॉक्टर वासिफ कुछ हमारे लिए, कुछ हमारे शौक के लिए कुछ आज हो जाए शेर व शायरी। वो एक शेर मुझे ज़्यादा पसंद है, वो साहिर लुधियानी का है। इरशाद। वो उसमें कहते हैं कि जैसे ताजमहल किसी की मोहब्बत की निशानी में बना था, तो उनके पास तो पैसे ज़्यादा थे तो उन्हें ताजमहल बना दिया। तो साहिर लुधियानी उसमें कहता है कि यार हमारे पास तो पैसे नहीं, तो हम ताजमहल कहाँ से लेके आएंगे। लेकिन वो एक शेर कहते हैं कि एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर
एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों के मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। ताज तेरे लिए मजहर उल्फत ही सही, हमको इस वादी रंगी से अकीदत ही सही। और कहते हैं कि मेरे महबूब कहीं और मिला कर मुझसे, मेरे महबूब कहीं और मिला कर मुझसे, बज़्म शाही में गरीबों का गुज़र क्या मानी। तो ये उनका ये शेर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि लोग कुछ दिखावे के लिए तो बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन वो गरीब जो दिन का दिहाड़ीदार हो तो क्या मोहब्बत का हक़ उसको हासिल नहीं है, और उसकी मोहब्बत को किस पैमाने से नापा जाएगा। एग्जैक्टली और इसी से कुछ जब सर ने शेर व शायरी की है तो फिर हम भी ज़रा ज़ौक़ रखते हैं शायरी का। इरशाद। कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफ़ा से तौबा, कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफ़ा से तौबा, हाय उस ज़ोदो पिशेमा का पिशेमा होना। और वो एक शेर और याद आया, मैंने रखा था तुझे दिल में खुदा के बदले, मैंने रखा था तुझे दिल में खुदा के बदले, तू वो माबूद के मस्जूद पे माइल ही नहीं। और एक और मेरा पसंदीदा शेर है, जी शाह। पहले खुशबू के मिजाजों को समझ लो मोहसिन, पहले खुशबू के मिजाजों को समझ लो मोहसिन, फिर किसी गुल से गुलिस्तां में मोहब्बत करना। बेशक। तो पहले तो उन चीज़ों को समझना ज़रूरी है, फिर हम क्लेम कर सकते हैं कि हमें मोहब्बत है। सर माशाल्लाह शायरी तो आपकी बहुत आला है, जैसे आपका काम आला माशाल्लाह से बहुत अच्छा, उसी तरह से शायरी भी आप बहुत अच्छी करते हैं। सर माशाल्लाह से आपका इतना काम है, आप इतने कॉम्पिटेंट हैं, तो आप बाहर भी जाते हैं, तो आपको आपको बाहर ऑफर्स भी हुई होंगी काफ़ी, तो आप बाहर क्यों नहीं सर्व करते? बेसिकली मेरा रहने का ये मकसद, मैं चाहूँ तो किसी भी मुल्क की रेजिडेंसी या वहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ, लेकिन चूँकि मैं एक सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, फिर एक सरकारी कॉलेज से मैंने एफईसी की, और फिर एक सरकारी मेडिकल कॉलेज खैबर मेडिकल कॉलेज से मैंने पढ़ा, तो मैं समझता हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वजह से हूँ, और पाकिस्तान मेरी शनाख्त है। तो अब ये मौका है कि मैं अपने मुल्क की, अपने इलाक़े की, और जितने भी मेरे अवाम है उनकी खिदमत कर सकूं। तो मैं समझता हूं कि हर चीज़ इंसान पैसे के लिए नहीं करता, कुछ चीज़ें आप अपने अवाम, अपने लोगों के लिए करते। ज़ाहिरी बात है वहाँ बाहर जाके मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, शायद लाइफ भी अच्छी रही, लेकिन मुझे वो सुकून ना हो जो मेरी धरती, मेरी ज़मीन ने मुझे दी है, तो मुझे उसका हक़ वापस लौटाना है। तो दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव हियर। सर आप सोशल वेलफेयर के भी बहुत से काम करते हैं, आप फ्री कैंपिंग करते हैं, कैंप लगाते हैं, तो उस बारे में भी आप थोड़ा सा बताएंगे? एक ऑब्जेक्टिव हमने स्टार्ट किया था कि हर महीना हम 4-5 सर्जरीज अल्लाह के नाम पे करते हैं। वो लोग जो डिज़र्विंग होते हैं, ब्रेन ट्यूमर और स्पाइन ट्यूमर, ये ऐसे 1-2 चीज़ें हैं जो इसके लिए आपको लाखों रुपए दरकार होती है, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट जो हमें पता चलता है कि वाकई डिज़र्विंग है और बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो उनकी सर्जरी हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। और इसके अलावा हर दूसरे तीसरे महीने हम प्री मेडिकल कैंप्स करते हैं, जहाँ पे हम जाते हैं, गरीब लोगों की खिदमत करते हैं, और उनको फ्री दवाइयाँ, फ्री टेस्ट भी उनको हम मुहैया करते हैं। माशाल्लाह ये तो बहुत अच्छा काम करते हैं आप सर। सर ये जो आप कैंप वगैरह लगाते हैं, फ्री मेडिकल कैंप होते हैं, तो इसमें जो बाकी डॉक्टर्स होते हैं वो आपके साथ किस हद तक कोलैब करते हैं? देखिए, डॉक्टर एक कम्युनिटी का नाम है, और हम सारे डॉक्टर्स मिलके जितने भी कैंप्स है जिसमें हमारे साथ पूरी टीम जाती है, जिसमें गायनेकोलॉजिस्ट भी होते हैं, जिसमें पीडियाट्रिशियंस भी होते हैं, जिसमें कार्डियक स्पेशलिस्ट भी होते हैं, जिसमें हमारे पास मेडिकल स्पेशलिस्ट है, चेस्ट के डॉक्टर्स भी है, और डेंटिस्ट्री के डिपार्टमेंट से हमारे पास डॉक्टर्स जाते हैं। तो ये एक कोलैबोरेटिव वर्क है जो हम करते हैं, जिसमें हम सारे डॉक्टर्स मिल के अपने पैसों से दवाइयाँ भी ख़रीदते हैं, और फिर उन डिज़र्विंग लोगों तक हम उसकी रसाई भी मुमकिन, इसकी सारे ख़र्चे हम अपने जेब से उठाते हैं। सर आप अपने जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं, तो आप जो है वो क्या अपना मैसेज देना चाहेंगे अपने स्टूडेंट्स को और बाकी जो बनना चाहते हैं डॉक्टर इस फील्ड में?
अच्छा, मुझे ज़्यादातर जो पूछा जाता है सवाल या जो मेरे ऊपर कमेंट किया जाता है वो मेडिकल स्टूडेंट से ही कि हम आपकी तरह बनना चाहते हैं। तो ज़ाहिरी बात है, आप जब यंग एज में अल्लाह ताला आपको बहुत सारी चीज़ों से नवाजता है तो आपके जो जूनियर डॉक्टर्स होते हैं वो आपको देख के इंस्पायर होते हैं। तो मेरा उनके लिए, सबके लिए एक मैसेज है कि कोई भी चीज़ आपको आसानी से नहीं मिलती। तो आप स्ट्रगल करें, मेहनत करें और अपने जिस जिस शोबे में भी जाना है उसमें सक्सेस करें और अपना मैक्सिमम टाइम दें, क्योंकि इंसान के मेहनत का कुछ टाइम डिफाइन नहीं होता। आप कंटिन्यूसली स्ट्रगल करते तभी वो, मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि कामयाबी जो आपका गोल होता है, गोल तक पहुँचने वाला रास्ता बड़ा प्यारा होता है। जब गोल आप अचीव कर लेते वो कुछ दिनों का होता है वो खुशी, लेकिन जो रास्ते पे आप चलते हैं तो उसके ऊपर आपको मज़ा भी आता है। उसके लिए एक शेर है, मंजिलें मुझको न दे ढूंढने वाला कर दे, मंजिलें मुझको न दे ढूंढने वाला कर दे। और आज के दिन का गठा ठोप अंधेरा तो टले, फिर किसी शब्द से कहेंगे कि वो जाला कर दे। तो ये मेरा एक मैसेज है सब स्टूडेंट्स के लिए कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और अपने प्रोफेशन के साथ सिंसियर रहे और जिस चीज़ का हमने ओथ लिया हुआ है उसकी पासदारी रखें। और हमारे लिए पैसा सेकेंडरी होना चाहिए, प्राइमरी गोल हमारा पेशेंट केयर है, दैट इज़ द अल्टीमेट। और उसका शॉर्ट समराइज फॉर्म है कि हम जो सर्विसेज दे रहे हैं वो कम्युनिटी में हमारा ऑब्जेक्टिव पेशेंट होना चाहिए, इसके अलावा किसी डॉक्टर का और ऑब्जेक्टिव नहीं होता। थैंक यू सो मच डॉक्टर आसिफुल्लाह, आपने अपना इतना कीमती वक्त हमारे शो के लिए निकाला। थैंक यू सो मच। यू वेलकम, थैंक यू, खुश रहे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, फी अमानिल्लाह।